नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीए को लेकर फिर एक बार बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 7 दिन में केंद्र सरकार जो है वो सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है, जो एक्ट था जिसे बनाया गया था 2019 में, उसे अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। जी हां, जहां एक तरफ शांतनु ठाकुर का यह बयान सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए टीएमसी जो ममता बनर्जी लगातार इस बिल का विरोध कर रही थी, इस कानून का विरोध कर रही थी। अब वही ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आज तक बीजेपी ने इस कानून को जो है वो क्यों लागू नहीं किया। ये 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये सिर्फ एक गिमिक दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी और सर से बात करेंगे कि आखिरकार विपक्ष में सीए को लेकर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है और अगर सीए लागू होता है इन 7 दिनों में तो इसके क्या फायदे जो हैं वो होने वाले हैं। सर, सीए लागू करने की बात जो कही गई है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की तरफ से 7 दिनों में, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, जब एक बार जो है वो सीए लागू करने की बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है या केंद्रीय मंत्री की तरफ से कही जा रही है? देखिए, ये बात एक केंद्रीय मंत्री ने कही है, इसलिए इसको आप हल्के में ले नहीं सकते। और 2019 में ये एक्ट बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके बाद इसके विरोध हुए, बहुत सारा नाटक हुआ, जबकि इसमें कहीं कुछ नहीं है। सरकार ने फिर भी इसको होल्ड पे रखा और लोगों को ये देखने का मौका दिया, जो सिटीजन हैं, जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनको देखने का मौका दिया कि उनको कौन सा नुकसान इसमें हो रहा है। तो अब सबको समझ आ गई है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और जो भी लोग इसको विरोध कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। और चूंकि वो वैसे लोग हैं जो विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर चलते हैं, विदेशी ताकतों के इशारे पर चलते हैं और विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए उनके ट्यून पर डांस करते हैं, तो अब जनता के सामने ये पोल पट्टी खुल गई है कि सीएए के लागू होने से, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि जो सिटीजनशिप हमने अप्लाई की थी हमको मिल गई और हमें इससे कोई नुकसान हुआ। जो एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई थी कि मुसलमानों को इस देश से जाने को बोला जाएगा, भगाया जाएगा, उनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबने ये बात मानी। सबको दिखाई दे रहा है कि एक राजनीतिक दांवपेच था जो विपक्ष के लोग खेल रहे थे, खासकर ममता बनर्जी या ऐसे 1-2 लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और लोगों को मिसगाइड करके इस तरह से कह रहे थे। जहाँ तक आप ममता बनर्जी के विरोध की बात करें तो ममता बनर्जी का विरोध के कारण कुछ और है। उनके यहाँ जो वो स्कीम्स बना रही हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें जो सिटीजन नहीं हैं उनको भी वो इंक्लूड कर लेती हैं। तो जब एक बार सीए लागू हो जाएगा और हमारे देश में हर आदमी, हर नागरिक जो हमारे देश का नागरिक है उसको ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में एलिजिबल बनाएगी, तो वैसी दशा में ममता बनर्जी जो खेल खेल रही हैं, जो घटिया खेल ये खेल रही हैं, अभी किसी को भी बेनिफिट देने के लिए कोई भी स्कीम बना देती हैं और मदरसों को ग्रांट देना शुरू कर देती हैं, कुछ भी करना शुरू कर देती हैं, तो वो सब अब उनको इस सीएए के इन्फोर्स होने के बाद उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा चिल्ला रही हैं। उनकी पूरी जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर उन्होंने लोगों को बांटा हुआ है। बंगाल को धर्म के आधार पर वो प्रताड़ित कर रही हैं और वहाँ पर जो भी लोग, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे किसी और धर्म के लोग हों, सब के सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि ममता बनर्जी धार्मिक उन्माद फैलाती हैं, उनका अपना जो पार्टी कैडर है वो ऐसे लोगों को उकसाता है। और चूँकि वहाँ पर गरीबी है, चूँकि वहाँ पर इन्फ्लक्स है, बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं या बॉर्डरिंग एरियाज़ के लोग आ जाते हैं, और बंगाल में इस तरह से सिटीजनशिप एक्ट उस तरह से लागू नहीं किया गया है, तो उसका असर बंगाल और आसाम में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपको। और आसाम में तो चलो वहाँ की सरकार, आसाम की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ की पुलिसिंग और उसके थ्रू उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन बंगाल में चूँकि ममता बनर्जी एक बहुत ही
घटिया लेवल पर राजनीति करती हैं। बहुत छोटी लेवल पर जाकर वो धार्मिक लाइंस पर लोगों को अपना वोट बैंक बनाती हैं, इसलिए उनका डरना बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो लाजमी है, वो तो डरेंगे ही। और जब सीएए लागू हो जाएगा, जैसा कि केंद्रीय मंत्री साहब बोल रहे हैं, तो सबको, सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को, सबको अपने जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हीं को देने होंगे, इसलिए ये बात जस्टिफाइड है। ये बहुत पहले भी ये हो जाना चाहिए था, पर चूँकि ये डेमोक्रेसी है और इसमें केंद्र सरकार ने ऐसा सोचा कि सबकी समझ में बात आ जाए, सब उसके गुण दोष सब कुछ देख ले, समझ ले, तो इसलिए केंद्र सरकार ने इसको अभी होल्ड पे रखा हुआ था। लेकिन अब ये लागू हो जाएगा और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये लागू हो जाएगा और सब लोग इसका स्वागत करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई इलीगलिटी, कहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी या कहीं भी कुछ नहीं है। पिटिशन डालने वालों ने पिटिशन भी डाल लिया, ख़त्म भी हो गई बात। तो उस तरह से केंद्र सरकार को अब ये पूर्णतया हर तरह से लागू कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, एक तरफ टीएमसी की बौखलाहट सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने ये बयान दिया है तो बीजेपी को जल्दी से जल्दी इसका खंडन करना चाहिए, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है। एक तरफ लोकसभा चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार सीए का क्यों डर है। एक तरफ टीएमसी भी और अब तो असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान इसी तरीके से सामने आएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने 2019 से लेकर 2020 में इसका विरोध किया था। देखिए, वो तिवारी साहब कुछ भी कहें, उनको पता है कि अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया है तो कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट के अंदर जो भी चर्चा होती है, जो भी फाइल का मूवमेंट है, जो भी विषय है, सरकार जो करने जा रही है। देखिए, हमारे कैबिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट को बताया बाद में जाता है, पहले बातें कैबिनेट में डिस्कस होती हैं, पॉलिसी मैटर्स जो भी हैं या जो भी सरकार को करना है वो कैबिनेट में डिस्कस होता है, उस पर चर्चा होती है और वहाँ पर रोल तय किया जाता है। चूँकि सबको विभाग दिए गए हैं तो जो जिनके पास फाइनेंस है उनको फाइनेंस से संबंधित बताया जाता है, जिनके पास रेल है उनको रेल से संबंधित अधिकृत किया जाता है। तो इस सब की चर्चा वहाँ पर कैबिनेट में होती है कि सरकार करने क्या जा रही है, पार्लियामेंट के सेशन में क्या क्या होगा, किस पे डिस्कशन होगा। और चूंकि प्रधानमंत्री नेता होते हैं कैबिनेट वो कंस्टिट्यूट करते हैं, अपने हाथ में उनके होता है, तो वो सबको पता है कि ये प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना, उनके सहमति के बिना ऐसी बात कैबिनेट का कोई नहीं बोल सकता। एक तरह से आप देखें तो टीम लीडर हैं, वहाँ पर टीम में सबको पता है। और इसलिए तिवारी साहब का जो कहना है कि ये इसका खंडन करे बीजेपी, इसका क्यों खंडन करेगी? बीजेपी ने इतनी मेहनत करके ये सीएए का बिल बनाया है और करीब करीब सभी लोगों को, 90% लोगों को, 99% लोगों को ये मंजूर है। 1-2% जो ऐसे लोग हैं जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है, सिर्फ वो धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उनको बीजेपी उनको क्यों सुनेगी? और चूंकि सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में ये मैटर आएगा, पार्लियामेंट में वोटिंग हो जाएगी, तब जाकर ये पता लग जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। वो जो ऐसे फालतू की बातें बोल रहे हैं उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक 2019 में पार्लियामेंट इसको पास कर चुकी है, तो अब इसको कानून बनना या इसको नोटिफाई होना या इसके रूल्स को फ्रेम होना, उसको नोटिफाई होना, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बाकी है, जो कि सरकार को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। चुनाव तो आ ही रहे हैं, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश का कल्याण, देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो अपनी स्पीड से चलता रहेगा। चुनाव से इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ सीए लाया जा रहा है तो वहीं कुछ विपक्षी पार्टी एनआरसी को जोड़कर जो है वो कुछ लोगों को बरगलाने की कोशिश करती हैं। और सवाल आज जनता सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी उठा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीए को लेकर भ्रामक बातें कही जाती हैं, सिर्फ उन रोहिंग्याओं को बचाने के लिए जिनका कहीं ना कहीं वोट जो है वो कुछ पार्टियां ले रही हैं। और जनता ये भी कह रही है कि उसमें असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, ऐसे ही लोगों को पाल पोसने के लिए जो है वो इस कानून का विरोध करते हैं। ये शुरुआत से देखिए, ये चूंकि ये कानून बन गया है और इस पर स्पष्टीकरण अगर आप लेंगे तो बहुत ही छोटी सी समझ वाली बात है कि जो भारत का नागरिक है उसको रहने का अधिकार है। जो दूसरे धर्मों से जो लोग प्रताड़ित धार्मिक आधार पर इस्लामिक कंट्रीज़ के अलावा
इस्लाम मुसलमानों के अलावा जो भी लोग प्रताड़ित होकर भारत में आते हैं उनको एक अलग तरीके से जल्दी से सिटीजनशिप देने की व्यवस्था की गई है। इसमें कहीं भी कुछ नहीं कहा गया है कि किसी मुसलमान की कोई सिटीजनशिप छीनी जाएगी या बदली जाएगी या वेरिफिकेशन होगा या उनको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनआरसी जहाँ तक है तो एनआरसी के लेकर बहुत कुछ क्लियर है और उसमें अब रोहिंग्याओं को घुसाने का या जो अरविंद केजरीवाल साहब चाह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को ये वोटर बना दें, उनको वोटर आई कार्ड दे दें, उनको आधार बना के दे दें, वो सब नहीं होने वाला। जब तक वो सिटीजन नहीं होंगे, जब तक सिटीजनशिप एक्ट में उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं हो सकता। और जो ममता बनर्जी जो खेल खेल रही हैं उनके हाथ बंध जाएंगे, चूँकि ये कानून जब आकर बन जाएगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि जो सीएए में जो मैंडेट दिया हुआ है, जिस हिसाब से सिटीजनशिप किसी को देनी है उसी हिसाब से आप दे सकेंगे और किसी हिसाब से आप सिटीजनशिप नहीं दे पाएंगे। और इस लेकर ये लोग घबराए हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, जो भी लोग हैं, या ओवैसी साहब हों, उनको घबराहट इसी पर हो रही है। और उनको ये लग रहा है कि उनकी राजनीतिक राजनीति जो वो करते हैं धर्म के आधार पर लोगों को भड़का कर बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा करके कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट पार्टी है, तो वो सब पोल खुल जाएगी। इसलिए वो घबराए हुए हैं और उनकी जो राजनीतिक दुकान है वो बंद हो जाएगी। ये भी एक कारण है कि ये लोग बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं, जबकि सीएए में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सीएए में उसको एक स्टेटस मिलता है। और सीएए का कानून बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे देशों में ऐसा है और होना भी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इसमें गड़बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।